हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 22 जुलाई की करंट अफेयर। डेली की तरह वही रहेगा हमारा, ठीक है ना। शुरू में जो है 15 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर रहेंगे करंट अफेयर के, और उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर का टॉपिक है, और सबसे लास्ट में जो है ना वो आपका जीएस और जीके का जो आपके पॉइंट बनते हैं ना एग्जाम में, वो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको केवल ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है ना। तो बस आप मेहनत करते जाइए। और हाँ, पिछला जो हमारा लेक्चर जो बाकी रहा था ना, वो आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, केवल मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आपका एग्जाम में आए, ठीक है। अब मुझे फालतू में तुम्हें ज्ञानी बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं है, और ना मुझे ज्ञानी बनना है, ठीक है ना, कि अपने आप को करके कि नहीं मुझे इतना आता है मैं आपको इतना बताऊंगा। केवल वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, ठीक है ना। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद इसके मैं आंसर दूंगा। और हाँ, इसमें 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में कम से कम आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी बढ़िया है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। 10 से नीचे जाओगे तो बहुत रेशियो खराब है आपका, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा। दूसरा क्वेश्चन है, विदेश मंत्री ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया। तीसरा क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। पांचवा क्वेश्चन रहेगा, अंबेडकर सर्किट ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है। छठवां क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर के शिलालेख किस राज्य में पाए गए। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा सबसे बड़ा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। आठवां क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपनी डिजिटल करेंसी यूनिकॉइन मॉनेटरी यूनिट लॉन्च की है। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, निसार नाम का उपग्रह भारत और किस संगठन की पहल है। 11वां क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य ने या किस राज्य के गमोसा को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मैंने जल्दी की है, इसके कारण इसमें थोड़ी मिस्टेक मिलेंगी आपको। तो किस राज्य में गमोसा को जीआई टैग मिला है। 12वां क्वेश्चन है, खबरों में रहा कोको द्वीप किस देश में है। 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा, नहीं उसी राज्य का जो पहला मेडिकल कॉलेज है ये कहाँ बनाया जाएगा। 14वां क्वेश्चन रहेगा, कामाख्या का कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली अधिकारी कौन है, यानी महिला अधिकारी कौन है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन है, इनमें से कम आपके 10 से 12 तक आपको आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन था, 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो अमेरिका जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा। भारत ने सबसे अधिक व्यापार जो किया वो किसके साथ किया, अमेरिका के साथ किया, ठीक है। और भारत ने सबसे अधिक जो निर्यात किया है वो भी कहाँ किया है, आपका अमेरिका में ही किया है। और भारत ने सबसे अधिक जो आयात किया है ना वो चीन से किया है। तो सबसे अधिक आयात चीन से किया है, सबसे अधिक निर्यात आपका अमेरिका से किया है। अगला पॉइंट है, विदेश मंत्री ने किस देश में बुजी ब्रिज किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ये जो ब्रिज था ये आपका मोजाम्बिक में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था, मोजाम्बिक। तो इसका उद्घाटन आपका मोजाम्बिक में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता था, किसने जीता था, नंदिनी गुप्ता ने, नंदिनी गुप्ता। और नंदिनी गुप्ता जो थे कहाँ से हैं, राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ से हैं, कोटा से हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। तो सबसे धनी मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं आपके वाई एस जगन मोहन रेड्डी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो हैं आपकी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे गरीब मंत्री हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर सर्किट ट्रेन किस शहर में शुरू की गई। तो अंबेडकर जो सर्किट ट्रेन है ये आपकी शुरू की गई थी नई दिल्ली से, ठीक है। तो नई दिल्ली से ये शुरू की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपका अंबेडकर साहब से संबंधित जो भी स्थान है ना, उन सब की यात्रा कराएगी। तो ये मतलब कराई गई थी, ये ध्यान रखना। छठवां क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर के शिलालेख किस राज्य में पाए गए। तो उत्तर मेरूर के जो शिलालेख थे ना ये तमिलनाडु में पाए गए। कहाँ पाए गए थे, आपके तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन था डीआरडीओ के द्वारा सबसे बड़ा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था आईआईटी मद्रास में, सॉरी आईआईटी हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद। तो हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी है ये आपका रक्त से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं, ब्लड क्लॉथिंग जो है वो नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और रक्त का थक्का न बनना ये होता है विटामिन के कारण, ठीक है। ये आनुवांशिक रोग है, कौन सा? हीमोफीलिया। और इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका हीमोफीलिया को। तो हीमोफीलिया, सॉरी ये आपका ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने अपनी डिजिटल करेंसी यूनिकॉइन मॉनेटरी यूनिट लॉन्च की है? तो ये जो करेंसी है ना, ये लॉन्च की है आपकी आईएमएफ ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ, ठीक है, इसने लॉन्च की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क है, ध्यान रखना, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निसार नाम का उपग्रह भारत और किस संगठन की पहल है? तो ये निसार नाम का उपग्रह भारत और यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है ना। और ये नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा दोनों की आपकी पहल है। अगला पॉइंट देखना, किस राज्य के गमोसा को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के गमोसा को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपका, किसको मिला है? असम। तो ये आपका कहाँ का है? असम का है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा कोको द्वीप किस देश में है? तो खबरों में रहा जो कोको द्वीप है ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और म्यांमार में एक बंदरगाह भी है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। क्या नाम है? सितवे बंदरगाह। और म्यांमार में एक पठार भी है जिसका नाम है सान का पठार। तो सान का पठार, सितवे बंदरगाह और योमा, अराकन योमा की पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये भी आपकी म्यांमार में ही हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी। तो इरावदी को बोलते हैं म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? नहीं, ये उस राज्य का पहला ही मेडिकल कॉलेज होगा। और ये किसका होगा? नागालैंड का। तो नागालैंड जो राज्य है इसमें पहला मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है। और नागालैंड जो है यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है इटांकी। तो इटांकी नेशनल पार्क है। नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और हॉर्नबिल यहाँ का कौन है? राजकीय पक्षी है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट था, कामाख्या कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कामाख्या कॉरिडोर जो है ना, ये कॉरिडोर ये आपका असम में बनाया जाएगा। तो असम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ आपका ये बनाया जाएगा। और कामाख्या देवी जो मंदिर है वहाँ पर एक मेला भी लगता है, इसका नाम है अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची जो मेला है ना, ये आपका कामाख्या मंदिर में असम में लगता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट था, भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा, ध्यान रखना। क्या नाम है? दीपिका मिश्रा। तो ये पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिनको वीरता पुरस्कार दिया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपके कम से कम जो है 10 से या 12 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ करंट अफेयर नहीं है। ये आपकी अप्रैल महीने की करंट अफेयर है, तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से। चलो, 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? या आयोजित होगा, सॉरी। तो ये लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन या लाटविया? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया में जो है 2023 का नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी बैठक आपकी लिथुआनिया में होगी। देश इसमें कितने हैं? तो देश हैं आपके 31। तो इसमें 31 देश शामिल हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 32वां जो शामिल होगा वो होगा आपका स्वीडन। तो 32वां देश स्वीडन होगा। 31वां कौन था? तो 31वां था, इसका नाम था फिनलैंड। तो फिनलैंड आपका 31वें नंबर पे था, स्वीडन आपका 32वां शामिल होगा किसमें? नाटो में। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। और नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। तो ब्रसेल्स जो है इसमें मुख्यालय किसका है? नाटो का। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल एम विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है?
तो पहला 20, 26, 30 या 35, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26। तो 26 जो है राफेल विमान जो भारत सरकार किससे खरीदेगी, फ्रांस से खरीदेगी। और फ्रांस के सहयोग से 3 आपकी जो हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ, स्कॉर्पियन श्रेणी, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ हैं वो भी बनाई जाएंगी। इससे पहले आपकी 6 पनडुब्बियाँ बनाई जा चुकी हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा, तो प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो थी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ बनाई गई थी, जिनमें एक का नाम था कलवरी, फिर था खंडेरी, फिर थी आपकी करंज, बेला, बागीर और छठवीं थी बागसीर। तो ये 6 पनडुब्बियाँ जो थीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ किसके सहयोग से बनाई गई थी, फ्रांस के सहयोग से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो पहला द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर या प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो पहला भारत, दूसरा केन्या, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा मोजाम्बिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केन्या। केन्या अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपका भारत अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन होगा। और 2023 को जो है ना, 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाजरा दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है, ठीक है। बाजरा दिवस मतलब मिलेट्स, ठीक है, ध्यान रखना। और केन्या में एक नेशनल पार्क बड़ा आता है एग्जाम में, इसका नाम है मसई मारा। तो मसई मारा नाम का जो आपका नेशनल पार्क है ना, ये केन्या में है। कहाँ पर है, केन्या में। और केन्या की राजधानी जो है इसका नाम है नैरोबी, ठीक है। तो नैरोबी जो है यहाँ पर आपका UNEP का मुख्यालय भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका नैरोबी में है, जो किसकी राजधानी है, केन्या की है। और केन्या में एक जनजाति रहती है, इसका नाम है मसाई। तो मसाई नाम की जो जनजाति है ना, ये किस देश में निवास करती है, ये केन्या में निवास करती है। तो ये पॉइंट आपको केन्या से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश से जून 2024 तक बिना किसी लाइसेंस के आलू के निर्यात को मंजूरी दी है। तो बांग्लादेश, भूटान, पेरू या बोलीविया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूटान से, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी भूटान जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, इससे भारत के 3 राज्यों की सीमा लगी हुई है। एक किसकी है, एक सिक्किम की है, ठीक है। सिक्किम के अलावा इसमें आपकी 4 राज्यों की लगी हुई है, सिक्किम के अलावा आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के अलावा इसमें असम की सीमा भी लगती है, किसके साथ, भूटान के साथ। और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है। तो भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है ना। और जो आलू है ना, आलू, तो आलू से संबंधित फैक्ट आता है कि भारत में आलू की खेती शुरू किसने की थी। तो ये शुरू की थी पुर्तगालियों ने। किसने की थी, तो पुर्तगाली अपने साथ आलू लेके आए थे। और दूसरा पॉइंट ये बनेगा, ये बताओ कि आलू जो था ये सबसे पहले कहाँ उगाया गया था। तो ये उगाया गया था टिटीकाका। टिटीकाका नाम की जो झील है उसके आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले आलू की खेती की गई थी। और टिटीकाका जो झील है ना, ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, ठीक है ना। जो दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और पेरू और बोलीविया की सीमा पर जो है ना, एक ज्वालामुखी भी है जिसका नाम क्या है, एकांगुआ। तो एकांगुआ नाम का ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन है, पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान किसने संभाली। दीपिका मिश्रा, सिंधु रेड्डी, अवनी चतुर्वेदी या प्रियंका मोहती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु रेड्डी के द्वारा इसकी कमान संभाली गई थी। और बेस्टिल डे परेड जो थी, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा फेस्टिवल मनाया गया। तो ये मनाया गया था, कहाँ पर मनाया गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो मिजोरम में खर्ची पूजा, उसके अलावा एक केर पूजा और एक फेस्टिवल होता है, इसका नाम है गरिया पूजा। तो ये फेस्टिवल आपके कहाँ मनाए जाते हैं, मिजोरम में मनाए जाते हैं। और मिजोरम में एक त्यौहार भी है, इसका नाम है खर्ची पूजा,
एक मिनट मिस्टेक हुई इसमें। खर्ची पूजा जो फेस्टिवल है वो आपका कहाँ का हो जाएगा, वो त्रिपुरा का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और मिजोरम में खर्ची पूजा, केरपूरा और आपका गरिया पूजा कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं। और मिजोरम में जो फेस्टिवल है वो है आपका चिरोवा। तो चिरोवा नाम का जो फेस्टिवल है ना, ये कहाँ का है, ये मिजोरम का है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और त्रिपुरा में एक नदी बहती है जिसका नाम है फैनी नदी, और फैनी नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया था जिसका नाम था मैत्री सेतु। और मैत्री सेतु जो पुल है ना, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्रता का प्रतीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सैरोगेसी से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है, पद्मावती, गंगा, नंदी या भोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पद्मावती। तो पद्मावती नाम से जो एक सैरोगेसी से जन्मा जो भारत का पहला साहिवाल नस्ल का जो बछड़ा है उसका नाम रखा गया पद्मावती, ठीक है। और ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, डेली आपके स्टैटिक के रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको केवल ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद इसके आपको आंसर देने हैं। किस जलधारा को यूरोप का कम्बल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा चलती है। चौथा क्वेश्चन है, किस पवन के कारण इटली में रक्त वर्षा होती है। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सी पवन है जिसे गिनी के तट पर डॉक्टर बिंड कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने से मुंबई और लंदन के बीच कितनी दूरी कम हुई है। सातवां क्वेश्चन है, डोबर जल संधि किन देशों के बीच में है। आठवां क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। नौवां क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र किस महासागर में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, न्याग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। 11वां क्वेश्चन रहेगा, सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में है। 12वां क्वेश्चन है, मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है। और 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु किस अक्षांश के बीच पाई जाती है। और 14वां क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल संधि किससे जोड़ती है, ठीक है। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, ठीक है। टफ भी नहीं है, सरल भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है। अब आपको इसमें से जो आंसर लगभग आने चाहिए वो लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 के बीच तो आने चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, किस जलधारा को यूरोप का कम्बल कहा जाता है। तो ये जलधारा जो है इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम नाम की जो जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में चलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, इसे यूरोप का कम्बल कहा जाता है। ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और इसी जलधारा के कारण सर्दियों के समय यूरोप के जो बंदरगाह हैं वो आपके खुले रहते हैं, मतलब वहाँ बर्फ़ नहीं जमने देती ये जलधारा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि किस जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है। तो एक जलधारा चलती है, इसका नाम है क्यूरोशिवो। तो क्यूरोशिवो नाम की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है, जापान के पूर्वी समुद्री तट पर, जिसे बोलते हैं जापान की काली धारा कहते हैं। और जापान जो है इसके पश्चिमी समुद्री तट पर जो चलती है इसका नाम क्या हो जाएगा, सुशीमा। तो ये सुशीमा जलधारा है जो आपके पश्चिमी समुद्री तट पर चलेगी जापान के, और पूर्वी पर जो चलेगी इसका नाम क्या है आपका, क्यूरोशिवो है, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा चलती है। तो दक्षिणी अमेरिका जो ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, इसके जो पश्चिमी तट पर जलधारा चलती है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है बेंगुएला, ठीक है। सॉरी, पश्चिमी तट पर जलधारा चलती है इसका नाम है हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट की जलधारा या पेरुवियन की जलधारा, ये जलधारा आपका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है, पॉइंट ध्यान रखना है। अभी मैंने एक नाम लिया था बेंगुएला, तो बेंगुएला की जलधारा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट था, किस पवन के कारण इटली में रक्त वर्षा होती है। तो ये अफ्रीका में एक पवन चलती है, इसका नाम है सिराको। जब ये पवन आपका सहारा मरुस्थल में चलती है तो वहाँ से अपने साथ रेत लेके जाती है, और जब ये भूमध्य सागर को क्रॉस करती है तो वहाँ से नमी भी इकट्ठी करती है, और जैसे ही आपकी इटली में पहुँचती है तो वहाँ ये वर्षा करती है, और उसके साथ लाल रंग का जो रेत है ना वो बरस जाता है, जिसे बोलते हैं इटली में रक्त वर्षा कहते हैं। तो कौन सी पवन है आपकी, सिराको। सिराको चलती कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल में चलती है, अफ्रीका में, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, वह कौन सी पवन है जिसे गिनी के तट पर डॉक्टर बिंड कहा जाता है। तो ये है आपकी हरमट्टम। हरमट्टम।
तो हरमट्टम जो है ये पश्चिमी सहारा में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है, और जब ये गिनी के तट पर पहुंचती है तब इसको क्या बोला जाता है, डॉक्टर विंड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने से मुंबई और लंदन के बीच कितनी दूरी कम हुई है। तो स्वेज नहर के बन जाने से लगभग जो है 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। जो अफ्रीका महाद्वीप को घूम के जाना पड़ता था, ठीक है ना, यहाँ से, तो अब ये यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। तो स्वेज नहर कहाँ पर है आपकी, मिस्र में है। स्वेज नहर आपकी मिस्र में जोड़ती किसी है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। डोबर जल संधि किन देशों के बीच में है। तो डोबर जल संधि जो है ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, और ये उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। कौन सी, डोबर जल संधि, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला पॉइंट था 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है आपकी बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है, जल संधि, तो बेरिंग जल संधि से वो कौन सी रेखा गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, जिसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र किस महासागर में पाया जाता है। तो सरगासो जो समुद्र है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। किसमें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कौन सा समुद्र, सरगासो समुद्र। और ये समुद्र आपका तटविहीन समुद्र है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपका सेंट लॉरेंस नदी पर है। कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस। और सेंट लॉरेंस नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी भी बनाती है। कहाँ पर है ये, उत्तरी अमेरिका में है। अगला पॉइंट है, सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में है। तो सेरेनगेटी नेशनल पार्क आपका तंजानिया में है। कहाँ पर है, तंजानिया में। तंजानिया कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका, मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो मैगलन जल संधि जो है ना ये आपकी चिली में है। कहाँ पर है, चिली में है, और ये जोड़ती है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और किसे जोड़ेगी, अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो संधि है इसका नाम है मैगलन। और ये मैगलन एक व्यक्ति का नाम था जिसने सबसे पहले समुद्र के रास्ते पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु किस अक्षांश या किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये लगभग आपका 30 डिग्री अक्षांशों से 45 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल संधि किसे जोड़ती है। तो हॉर्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ध्यान रखना, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कौन सी जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। ठीक है ना, और फारस की खाड़ी जो है इसमें एक नदी का मुहाना है जिसका नाम है टिग्रिस। तो टिग्रिस नदी जो है ये अपना मुहाना फारस की खाड़ी में बनाती है, और टिग्रिस नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक का नाम है दज्जला और एक का नाम है फरात। तो दज्जला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 14 क्वेश्चन स्टैटिक के। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और ध्यान रखना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। पुलिस की वैकेंसी, यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत सारी हैं, बहुत मुश्किल से चांस मिला है आपका 5 सालों में। तो आपको बस में मेहनत में लग जाना है। ठीक है, और मैं सीधे बता दूं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक अहमियत होती है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो। आप सोचो कि मैं एक सब्जेक्ट अच्छा करके एग्ज़ाम निकाल लूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी एक सब्जेक्ट से मजबूत करके एग्जाम नहीं निकलता। और ये आप ये भी छोड़ दो कि नहीं मैं एक सब्जेक्ट जो उसे बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, 4-5 नंबर आ जाएंगे तो उससे भी एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। हर सब्जेक्ट की अपनी एक अहमियत है, ध्यान रखना, पहले से बोल दे रहा हूँ। तो किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर मत समझना। अगर तुमने कमज़ोर समझ लिया तो वो तुम्हें कमज़ोर कर देगा और तुम्हें एग्जाम से एक तरीके से बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना कि नहीं उस सब्जेक्ट से हम जो काम चला लेंगे, बाकी 3-4 सब्जेक्ट हमारे हैं छोड़ दें। तो जीएस को लोग वैसे भी हल्के में लेते हैं, तो मैं आपको सीधे बोल दे रहा हूँ, कभी भी अगर तुमसे ये बोले कि जीएस याद नहीं होती है, फालतू की चीज़ है। मेहनत करोगे जीएस आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो बस लगे रहना। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।